एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में बुरा फंस गया है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। टर्की इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। आज की तारीख में टर्की कह रहा है हमें पेट्रियट मिसाइल्स चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है व्हाई नॉट। तो तुर्की को वो सारा का सारा सामान मिलेगा, अमेरिकन वेपन्स, राइट, जो कि तुर्की को चाहिए, जिसके लिए तुर्की पैसा देने को तैयार है। भूमध्य सागर में अपने आप को राजा समझने वाले तुर्की ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। दरअसल भारत के त्रिकंड जो युद्धपोत है उसको घेरने की कोशिश करते हुए तुर्की की तरफ से भारत को धमकी दी गई कि 18 घंटे का अल्टीमेटम है, इसको हटा लीजिए वरना अंजाम खतरनाक होंगे। अब भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी एक रणनीति से न सिर्फ तुर्की को करारा जवाब दिया बल्कि सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि भारत ने भूमध्य सागर में 4 युद्धपोत उतार दिए, जिससे जो तुर्की के युद्धपोत हैं वो ठिकाने लग गए, यानी किनारे आ गए, और तुर्की को समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना उसके लिए घातक हो सकता है। सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। यही तो जियोपॉलिटिक्स है। आपने मारना हो हाथी को, उसके बच्चे को पकड़ लो, हाथी अपना कंट्रोल में आ जाएगा। वही हाल किया है तुर्की का, यानी कि अब मोदी जी की सुई जो है ये तुर्की के ऊपर आ गई, जो अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है पूरे दुनिया का। देखिए, पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। और यहां पे तो तुर्की ने भला भी करा पाकिस्तान का, भाई बुरा थोड़ा ना करा, भला करा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और सिर्फ ड्रोन नहीं दिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को लोग भी दिए ड्रोन चलाने के लिए, जिन ड्रोन से भारत के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। इज दिस पाकिस्तान्स वे ऑफ पेइंग बैक टर्की? नंबर 1, इज दिस नेटो इंटरफेरेंस इनसाइड पाकिस्तान? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, भारत के लिए क्या है इसमें फिर? हाउ डू यू थिंक इंडिया विल बी इंपैक्टेड? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिया के ऊपर मिनिमल इंपैक्ट होगा, ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हां, पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ बैटल ग्राउंड बिटवीन अमेरिकन प्रॉक्सीज एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और तुर्की को पता है कि वो कैसे, अगर वो वैल्यू लेना चाहें तो वो कैसे वैल्यू लेंगे। तो सारे अरब मुसलमान मुल्कों को देखिए, और मजे की बात बताऊं, हमको तो लिफ्ट ही कोई नहीं कराते थे, हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। पिछली हुकूमतों के दौर में तो बुरे हालात हो चुके हुए थे और कोई लिफ्ट नहीं थी, जीरो लिफ्ट थी, ठीक है जी। और जीरो लिफ्ट इस सेंस में थी कि यार ये सारे लोग जो है हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, दिस है, दैट है। तो वो एक बड़ी अजीब किस्म की जो सिचुएशन जो थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो डेवलप हो चुकी हुई थी और किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ होना क्या है, ठीक है। तो अब खैर टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो ही इज़ इनटू द गेम। किस हद तक वो करते हैं, क्या करते हैं, किस तरह चीज़ें करते हैं, दैट्स समथिंग सेपरेट। ये भारतीय तर्ज अमल क्या जाहिर करता है, क्या तासुर दिया जा रहा है? ये जयशंकर साहब तीसरी दफ़ा ये बात कह चुके हैं, और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है, जो टेबल पे बैठ सकता है। जब से मोदी साहब वहाँ पर बरसे इक़्तिदार आए हैं, ये सारा अमल मुअत्तल होकर रह गया है। इससे पहले पाकिस्तान इस खित्ते की तारीख में 140 मरतबा मुज़ाकरात हुए। यानी कि तुर्की निशाना है। तुर्की के दो ही, एक दोस्त है, एक दुश्मन है। हमने दुश्मन को आम करना शुरू कर दिया, और जो दोस्त था उसको दिखा दिया कि तुम तो एक हमारे लिए, यू नो, जस्ट लाइक अ पेट। अब मैं यह बार बार स्ट्रीट डॉग की बात नहीं बोल सकता, क्योंकि वो रिजर्व्ड है पाकिस्तान के लिए, मैं हर एक के लिए उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो खुजली खाया हुआ वैसे भी वो स्ट्रीट डॉग है। अब अज़रबैजान को आपने जैसे ही साइडलाइन किया है, अच्छी तरह से बेइज्जती कराई है। आप सोच के देखिए तुर्की के ऊपर क्या बीतरी होगी कि हम एससीओ में दिखा रहे हैं उसको कि वी आर द बॉस, ब्रिक्स में तुम्हें एंटर नहीं होने दे रहे, साइप्रस को हम आर्म कर रहे हैं, अर्मेनिया को हमने आर्म कर दिया। यानी कि वो पाकिस्तान को आर्म करने की कोशिश कर रहा है। हमने उसके आसपास 2 बड़े दुश्मन तुर्की के, उनको आर्म कर दिया, और तीसरा इजराइल के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जब अमेरिका में
मोदी जी गए थे, उससे पहले वो साइप्रस की विजिट भी करके आए हैं और बॉर्डर पे जाके भी आए, जहां पर उन्होंने इशारा किया था। आपको याद होगा, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। इस इशारे का मतलब क्या था कि भाई तुम्हें सिर्फ 3 पिनाका खरीदने हैं और 1 ब्राह्मोस, और तुर्की गया। तो आप समझ लीजिए, आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे तो मोदी जी ऑलरेडी मार्केटिंग कराए हैं, पिनाका की भी और ब्राह्मोस की भी। तो ये तो हो गया पूरा सीन कि यानी कि जो ये खलीफा बनने का जो ख्वाब था उर्दुगन का, लेकिन क्या हिस्टोरिकली भी तुर्की हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, या अभी अभी ये पागलपन शुरू हुआ है और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जो कि बेसिकली तो विलन का काम ही करते हैं, लेकिन लोग इनको एक्टर बोलते हैं, वो वहाँ जाके उसके कदमों को चूम कर भी आते हैं, क्योंकि नया नया खलीफा बनने की बात बोलता है। क्या हमारी सियासी हुकूमतें आई हैं, बेनज़ीर की उम्र 2 साल नहीं पूरी काटी पहली वाली, उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2-2.5 साल नहीं काटे पूरे, उसके बाद फिर बेनज़ीर आई 2 साल मर के काटे, फिर नवाज शरीफ साहब वो 2-2.5 साल काटे। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि इनको चलने नहीं दिया गया। ये नहीं कि इन्होंने कोई खामियां की, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, और इट्स अ फैक्ट उस वक़्त की। इस दफ़ा जब इस्टेब्लिशमेंट की इसकी कोशिश थी कि खान साहब पूरा अपने इंडिया में आइए। इंडिया में ये है कि 1970 तक इंडिया का के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस, 1 पार्टी रूल था एक किस्म का। इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर जब वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि व्हाई वाज इट अ 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज फ्रॉम द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा और आपने अगर ये चीज़ की तो कीप दिस इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? सो तुर्की के प्रेसिडेंट जो है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने बड़ी टफ स्पीच दी है, दोनों ही इंडिया के हवाले से। कश्मीर का जिक्र भी किया और कहा कि जनाब कोई प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में होगा वो नहीं चलेगा, हमें एक्सक्लूड करोगे, हमें आप एक्सक्लूड करोगे। हाउ कम दिस इज पॉसिबल? सो वो साउथ है, और वो टर्किश प्रेसिडेंट जिस अंदाज से बात कर रहा है उससे आपको सीधा